Good morning, students. I am Dr. Prerna Maheshwari from Government Dunga College, बीकानेर। आज मैं आपसे प्राचीन भारत का इतिहास में मगध का उत्कर्ष किस प्रकार हुआ इस पर बात करूंगी। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक काल में आर्य अनेक जनों में विभक्त थे। उत्तर वैदिक काल में अनेक जनपद बन गए और इन जनपदों में जब संघर्ष हुआ तो निर्बल जनपद शक्तिशाली जनपदों में विलीन हो गए। इनमें भी अधिक शक्तिशाली और भौगोलिक दृष्टि से विस्तृत क्षेत्र वाले साम्राज्य महाजनपद कहलाए। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। इन महाजनपदों में से कौशल, वत्स, अवंती और मगध में उत्तर भारत में एक छत्र साम्राज्य स्थापित करने हेतु संघर्ष चला और आखिरकार मगध को सफलता मिली। मगध की इस सफलता के लिए कौन सी उत्तरदायी परिस्थितियां थी? मगध का उत्कर्ष 3 वंशों के नेतृत्व में हुआ: हर्यक वंश, शेषुनाग वंश और नंद वंश। इसमें आरंभिक कार्य हर्यक वंश ने किया। हर्यक वंश के योग्य और साम्राज्यवादी शासकों बिंबिसार और अजातशत्रु की महत्वाकांक्षा ने काफी हद तक मगध के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में नंद वंश के महापदम नंद को भी मगध को एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में परिणत करने का श्रेय दिया जाता है। इन सब के अलावा मगध के उत्कर्ष हेतु उसकी खुद की अनुकूल स्थितियां थी। मगध की भौगोलिक स्थिति काफी अनुकूल थी। मगध में लोहा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था और लोहे की प्रचुरता के कारण न केवल वहां कृषि का विकास हो पाया, इसके अलावा मगध अस्त्र शस्त्रों की दृष्टि से भी काफी संपन्न बना। मगध की राजधानियों की भी सामरिक स्थिति काफी सुदृढ़ थी। मगध की पहली राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों के समूह से घिरी हुई थी और दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित थी और एक जल दुर्ग की तरह थी। मगध में प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन होता था और व्यापार वाणिज्य का भी काफी विकास। इसके कारण मगध के शासक अधिक मात्रा में कर संग्रह कर पाए। मगध की आय अधिक होने के कारण शासकों के लिए यह संभव हुआ कि वे एक विशाल सेना रख पाए। मगध के पूर्वी भाग में घने जंगल होने के कारण उन्हें हाथी आसानी से उपलब्ध थे और हाथियों की भी एक बड़ी सेना उन्होंने रखी। इन सब के अलावा मगध की सामाजिक स्थिति काफी अनुकूल थी। वहां वर्ण और जाति व्यवस्था की जड़ें बहुत मजबूत नहीं थी। एक प्रकार का सामाजिक लचीलापन था और मगध के लोगों में प्रादेशिक एकता विद्यमान थी। मगध के उत्कर्ष की जब बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है हर्यक वंश का। हर्यक वंश का कुल समय 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व था और इसमें सबसे पहले बिंबिसार का नाम आता है। बिंबिसार का शासनकाल 545 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व था। बिंबिसार को श्रेणिक नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार एक अत्यंत कुशल और दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ शासक था। उसने मगध की स्थिति को सुदृढ़ बनाने की दिशा में आरंभिक कदम समकालीन शक्तियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित करके उठाए। सबसे पहले उसने
कुछ राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। सबसे पहला वैवाहिक संबंध उसने कौशल के साथ स्थापित किया। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से उसका विवाह हुआ। उसे कौशल जनपद की मित्रता भी मिली और दहेज में काशी का क्षेत्र मिला, जिसका वार्षिक भू राजस्व 1 लाख रुपए था। बिंबिसार का दूसरा विवाह वैशाली के लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलना से हुआ। इसका मगध को आर्थिक लाभ मिला, क्योंकि वैशाली उस समय में व्यापार का बड़ा केंद्र था। मद्र देश की राजकुमारी खेमा के साथ भी बिंबिसार ने विवाह किया और एक और विवाह का उल्लेख मिलता है विदेह कन्या वासवी के साथ। इस प्रकार बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके समकालीन शक्तियों की मित्रता हासिल की। वैवाहिक संबंधों के अलावा बिंबिसार ने राजनयिक संबंध भी स्थापित किए। सिंध शासक रुद्रायन, गंधार शासक पुष्करसारी और अवंती शासक प्रद्योत के साथ उसके राजनयिक संबंधों की जानकारी मिलती है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि गंधार शासक पुष्करसारी ने उसके दरबार में अपना राजदूत भेजा था। अवंती का शासक प्रद्योत जब बीमार हुआ तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसकी चिकित्सा के लिए भेजा। इस प्रकार वैवाहिक संबंधों और राजनयिक संबंधों के द्वारा अपनी स्थिति दृढ़ करने के पश्चात बिंबिसार ने अंग राज्य पर आक्रमण किया और वहां के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर अंग का विलय मगध में कर लिया। बिंबिसार के समय में मगध के साम्राज्य विस्तार की बात अगर हम करें तो मगध को काशी का क्षेत्र मिला और अंग का विलय मगध में हुआ। बिंबिसार की प्रशासनिक व्यवस्था की भी कुछ जानकारी मिलती है। वह काफी कठोर प्रशासक था। उसने प्रशासन के संचालन के लिए अनेक अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिन्हें महामात्र कहा जाता था। इन महामात्रों को गलत राय देने पर वह दंडित भी करता था। उसकी न्याय व्यवस्था भी काफी कठोर थी। कारावास का दंड देने के अलावा जीभ काटने, लोहे से दागने, अंग भंग करने आदि दंडों की सूचना मिलती है और गंभीर अपराध में मृत्युदंड भी दिया जाता था। बिंबिसार के समय में प्रांतीय शासन की भी सूचना मिलती है और इस समय प्रांतों को मंडल कहा गया। बिंबिसार बुद्ध और महावीर दोनों का समकालीन था। उसे बौद्ध और जैन धर्म वाले दोनों अपना अपना अनुयायी बताते हैं। बुद्ध जब राजगृह आए तो बिंबिसार उनसे व्यक्तिगत रूप से मिला और उनके उपदेश सुन करके बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। उसने वेलुवन नाम का एक उद्यान बौद्ध संघ को प्रदान किया और अपने राजवैद्य जीवक को बुद्ध और संघ के चिकित्सक के रूप में नियुक्त कर दिया। बौद्ध धर्म का अनुयायी होने के बावजूद बिंबिसार अन्य धर्मों के प्रति भी पर्याप्त सहिष्णु था। जैन धर्म के प्रति भी उसका बराबर आदर का भाव था और एक उल्लेख मिलता है कि उसने सोनदंड नामक ब्राह्मण को चंपा की पूरी आय दान दे दी थी। बिंबिसार के काल की एक और घटना कि उसने पुरानी राजधानी गिरिव्रज के स्थान पर नए राजगृह की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने कुल 52 वर्ष तक शासन किया और उसके दीर्घ शासन से परेशान होकर अजातशत्रु ने उसे जेल में डाल दिया। बौद्ध ग्रंथों से इस प्रकार की सूचना मिलती है कि अजातशत्रु ने जेल में उसे जहर देकर के मरवा दिया, जबकि जैन साहित्य के अनुसार
बिंबिसार ने जेल में विष खाकर अपने प्राण दे दिए। इस प्रकार बिंबिसार के एक लंबे शासन का अंत हुआ और अजातशत्रु मगध का नया शासक बना। अजातशत्रु का शासनकाल 493 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व रहा। उसे कुणिक भी कहा जाता। अजातशत्रु के शासक बनने के साथ ही कौशल के साथ उसका संघर्ष आरंभ हो गया। कौशल के साथ संघर्ष होने का मुख्य कारण था कि बिंबिसार की जिन परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी उसके कारण प्रसेनजीत नाराज था और बिंबिसार की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी कौशल देवी की भी मृत्यु हो गई। ऐसी स्थिति में प्रसेनजीत ने काशी के क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया। परिणाम स्वरूप अजातशत्रु और प्रसेनजीत में युद्ध आरंभ हो गया और कुछ समय प्रसेनजीत विजयी रहा और कुछ समय अजातशत्रु विजयी रहा। आखिरकार दोनों ने समझौता कर लिया और प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया और काशी का क्षेत्र फिर से मगध को दे दिया। अजातशत्रु के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना है वज्जी संघ के साथ युद्ध। वज्जी संघ के साथ उसका एक लंबे समय तक युद्ध चला और इस युद्ध में विजय हासिल करके अजातशत्रु ने अपनी योग्यता को प्रदर्शित किया। वज्जी संघ के साथ उसके युद्ध के कुछ कारण बताए जाते हैं। अजातशत्रु गंगा के दोनों तटों पर अधिकार की इच्छा रखता था और अपनी इस साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसके लिए आवश्यक था कि वह वज्जी संघ के साथ युद्ध करे। महापरिनिब्बाण सूत्र से अजातशत्रु और वज्जी संघ के मध्य संघर्ष का एक और कारण मिलता है। इसके अनुसार गंगा के तट पर एक बंदरगाह अजातशत्रु और लिच्छवियों के आधा आधा अधिकार में था और इसके पास एक पर्वत पर रत्नों की खान थी। इस खान से मिलने वाली वस्तुओं को लिच्छवियों और अजातशत्रु ने बराबर बराबर विभाजित करने का निर्णय लिया, परंतु लिच्छवी सभी वस्तुओं को लेकर चले गए और अजातशत्रु इसके कारण काफी नाराज हुआ। जैन ग्रंथ निर्यावली सूत्र के अनुसार वज्जी संघ के साथ अजातशत्रु के संघर्ष का एक और कारण था कि बिंबिसार ने अपनी लिच्छवी पत्नी से उत्पन्न पुत्रों को एक सेनग नाम का हाथी और 18 लड़ियों का हीरे का हार दिया था। अजातशत्रु की पत्नी ने उसके शासक बनने के पश्चात वो हाथी और हीरे का हार लेने की इच्छा व्यक्त की। अजातशत्रु ने अपने भाइयों से हाथी और हीरे का हार देने को कहा। उसके भाइयों ने उसकी अवज्ञा की और वे भाग करके अपने नाना चेटक के पास चले गए। अजातशत्रु ने चेटक से अपने भाइयों हाथी और हीरे का हार मांगा और चेटक ने उसे इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में अजातशत्रु ने वज्जी संघ के साथ युद्ध का निर्णय लिया। वज्जी संघ काफी शक्तिशाली था और अपनी एकता के लिए प्रसिद्ध था। अजातशत्रु ये जानता था कि वज्जी संघ को वो आसानी से पराजित नहीं कर सकता था, अतः आंतरिक दृष्टि से उसे दुर्बल बनाने के लिए अजातशत्रु ने एक योजना बनाई और उसने अपने मंत्री वस्कार से एक झूठा विवाद करके उसे मगध से निकाल दिया। योजना अनुसार वस्कार वज्जी संघ पहुंचा और उसने वहां के लोगों को अपने विश्वास में ले लिया और
2-3 वर्षों में ही उसने वहां के लोगों में फूट डालने का कार्य किया और उसने वहां के काफी आंतरिक भेद भी जान लिए। इस प्रकार आंतरिक दृष्टि से वज्जी संघ को दुर्बल बनाने के अतिरिक्त अजातशत्रु ने अपनी कुछ और तैयारियां की। मगध की राजधानी राजगृह वैशाली से काफी दूर थी और अजातशत्रु को लगता था कि युद्ध कार्य का आसानी से संचालन करने के लिए कोई नया केंद्र होना चाहिए। ऐसे में उसने पाटली गांव, जो कि गंगा के किनारे स्थित था, वहां एक दुर्ग का निर्माण कराया। अपनी संपूर्ण तैयारियां करने के पश्चात अजातशत्रु ने वज्जी संघ के खिलाफ आक्रमण किया और इस युद्ध में उसने 2 नए युद्ध यंत्रों का प्रयोग किया, महाशिलाकंटक और रथमूसल। महाशिलाकंटक एक प्रकार का शिला प्रक्षेपास्त्र था जो बड़े बड़े शिलाखंडों को भीड़ पर फेंकने का कार्य करता था। रथमूसल एक प्रकार का रथ था जिसमें बड़ी बड़ी गदाएं या मूसल जड़े हुए होते थे और वो इधर उधर चक्कर लगाकर एक साथ कई लोगों को मार सकता था। अजातशत्रु की इतनी तैयारियों और वज्जी संघ की आंतरिक दुर्बलता के बावजूद यह युद्ध 16 वर्ष से अधिक लंबे समय तक चला और आखिरकार अजातशत्रु ने वज्जी संघ को पराजित कर दिया। अजातशत्रु के समय इस प्रकार मगध का काफी साम्राज्य विस्तार हो गया और अब अजातशत्रु के राज्य में मगध, काशी, अंग और वैशाली का क्षेत्र आ गया। अजातशत्रु के समय शक्तिशाली राज्यों में अब अवंती ऐसी स्थिति में था जिसके साथ टकराव की स्थिति बनती थी। अजातशत्रु ने अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह वत्स शासक उदयन के साथ कर दिया और उसके साथ मित्रता स्थापित कर ली। संभवतः अवंती के शासक ने यह समझते हुए कि युद्ध की स्थिति में वत्स का सहयोग उसे नहीं मिलेगा, अजातशत्रु के साथ कोई भी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं की। अजातशत्रु अपने पिता की तरह ही धर्म सहिष्णु शासक था। जैन और बौद्ध ग्रंथ दोनों ने ही उसे अपना अनुयायी बताया है। जैन ग्रंथों के अनुसार वह अपनी रानियों और परिजनों के साथ महावीर से मिलने जाता था। उसके बौद्ध धर्म का अनुयायी होने के भी प्रमाण मिलते हैं। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व की भरूत वेदिका पर एक दृश्य अंकित है जिसके अनुसार अजातशत्रु बुद्ध की शरण में आते हैं और एक अभिलेख पर लिखा हुआ मिलता है, अजातशत्रु भगवतो वंदते, अर्थात अजातशत्रु बुद्ध की वंदना करते हैं। अजातशत्रु के शासनकाल में ही बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था और उनके महापरिनिर्वाण के पश्चात अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में कराया। अजातशत्रु ने कुल 32 वर्ष शासन किया और उसके पश्चात उदयन हर्यक वंश का अगला शासक बना। उदयन का शासनकाल 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व रहा। उसके शासनकाल की एक प्रमुख घटना नई राजधानी पाटलिपुत्र का निर्माण था। पाटलिपुत्र का निर्माण कराने के पीछे मकसद दूसरा था, क्योंकि अभी तक मगध साम्राज्य का काफी विस्तार हो चुका था और इस समय तक राजगृह राजधानी की दृष्टि से काफी उपयुक्त नहीं था। अतः पाटली गांव में जहां दुर्ग का निर्माण कराया गया था उसे ही विस्तार देकर पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में निर्माण कराया गया। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था और उसके शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना हुई कि अवंती के शासक ने वत्स राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। उदयन के उत्तराधिकारियों ने 445 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक शासन किया और हर्यक वंश के
अंतिम शासक के रूप में नागदासक का उल्लेख मिलता है और ये भी उल्लेख मिलता है कि वो अयोग्य शासक था और इसके परिणाम स्वरूप मंत्रियों और नागरिकों ने उसे गद्दी से हटा दिया और एक योग्य अमात्य शिशुनाग को नया शासक बनाया और इसी के साथ ही हर्यक वंश का काल समाप्त हुआ और नए वंश शिशुनाग वंश की नींव रखी गई। इस प्रकार स्पष्ट है कि मगध के उत्कर्ष में हर्यक वंश ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बिंबिसार और अजातशत्रु ने अपनी योग्यता और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के चलते मगध का काफी साम्राज्य विस्तार किया।